नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो उर्दू लैंग्वेज के प्रमोशन से रिलेटेड यहाँ पे अभी तक कोई ख़ास कोशिश नहीं की गई है। दोनों में अगर मौज़ना किया जाए तो अल्लामा इकबाल को मैं मानता हूँ कि अल्लामा इकबाल फ़िक्री सतह पे और फ़नी सतह पे भी लाजवाब थे। नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं उर्दू का लेक्चरर बनूँगा। मैं यही सोचता था कि मुझे आईएएस बनना है, आईएएस की तैयारी करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिल्लत टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में खुश आमदेद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और हमारे ख़ास मेहमान हैं आज डॉक्टर शेख अकील अहमद, अब मारूफ अदीब, तनक़ीद निगार और कलमकार हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के इन दोनों डायरेक्टर के हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज हम उनसे उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी बायोग्राफ़ी के बारे में और उनकी जो खिदमत है उसके बारे में जानेंगे। उर्दू ज़ुबान, उर्दू अदब और उर्दू का मुस्तक़बिल क्या है, इस पर ख़ास बातचीत करेंगे। डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदेद। सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि उर्दू अदब से या उर्दू ज़ुबान से आपकी वाबस्तगी कब हुई, कैसे हुई? बेसिकली मैं बीएससी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। दिल्ली आया हुआ था आईएएस की तैयारी करने के लिए, लेकिन यहाँ हमने एडमिशन ले लिया था एमए उर्दू में ताकि मुझे लाइब्रेरी में बैठने की जगह मिले और हॉस्टल भी मिले। तो इस गरज से मैंने एडमिशन लिया था। लेकिन यहाँ मेरी मुलाकात मुगीसुद्दीन फरीदी से हुई, डॉक्टर शरीफ अहमद से हुई और उस ज़माने के जो असातिज़ा थे उर्दू के, उनसे मुलाकात हुई। उनकी जब सोहबत में आया तो रफ्ता रफ्ता उर्दू के तई मेरी दिलचस्पी बढ़ती चली गई और आईएएस बनने का जो इरादा था उसको हमने तर्क कर दिया। उसका एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दी बाद में और एमए हमने किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से 88 में। फिर उसके बाद से 90 में हमने एमफिल पास किया और 86 में हमने एडमिशन लिया था और 88 में हमने एमए पास किया था और 90 में हमने एमफिल और 94 में पीएचडी हमने की थी। पीएचडी करने के फ़ौरन बाद ही मेरा तकर्रुर सतवती कॉलेज में हो गया था एज एन एडहॉक लेक्चरर और फिर उसके बाद से 1998 में मेरा तकर्रुर परमानेंट लेक्चरर की हैसियत से हुआ। तब से मैं वहीं पे पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद जो है वो 1 साल पहले एनसीपीएल में मेरा तकर्रुर हुआ एज डायरेक्टर। अब जब बच्चे थे या जो बचपन में घर का माहौल था तो उस वक्त उर्दू साहब की क्या वाबस्तगी थी? आपने अचानक एमए में जो एडमिशन लिया उर्दू में, तो बचपन की वाबस्तगी की वजह से या एक मजबूरी थी या फिर आपने इस वक्त में जिद्दोजहद की उर्दू सीखने की? नहीं, जब बचपन में उर्दू का कोई ख़ास माहौल नहीं था। घर में हम लोग उर्दू में ही पढ़ते थे और कुरान शरीफ या जितनी दीनी किताबें हैं वो तमाम उर्दू में पढ़ते थे। मेरे फादर बहुत अच्छी उर्दू जानते थे, मेरी माँ, मेरे फैमिली के तमाम लोग उर्दू भी जानते थे, अरबी भी पढ़ते थे। मैं भी इब्तदाई तालीम उर्दू में ही हमने हासिल की थी। लेकिन उर्दू लिटरेचर के मामले में मैं कोई पढ़ा नहीं था। मैं सिर्फ़ उर्दू इतनी ही जानता था कि अपने माँ बाप को मैं ख़त लिख सकता था। ख़त लिखने से ज़्यादा उर्दू मुझे आती नहीं थी शुरू में। लेकिन जब हमने बीए में एडमिशन लिया, इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद हमने बीए किया। पहले स्पेशल ऑर्डर लेकर के, परमिशन लेकर के हमने बीए का एग्ज़ाम दिया। जब बीए की तैयारी की तो एक पेपर उर्दू का था मेरे पास। डॉक्टर शेख अहमद, आपने बताया कि लाइब्रेरी में जगह हासिल करने के लिए आपने उर्दू में एडमिशन लिया था। आपने कभी उस वक्त सोचा था या ख्याल आया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि उर्दू का जो सबसे बड़ा सरकारी इदारा है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान, वहाँ के डायरेक्टर आप बन जाएंगे? नाज़रीन, हम आपको बता दें कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान हुकूमत हिंद का इदारा है जो उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ और उसकी तशहीर के लिए इदारा काम करता है। बहुत सारे सूबों में अकेडमी है जिसका ताल्लुक़ रियासत से होता है, लेकिन इसका सेंट्रल हुकूमत से है और HRD मिनिस्ट्री के तहत इदारा आता है। तो कभी ऐसा ख्याल आया था आपके ज़हन? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं उर्दू का लेक्चरर बनूंगा। मैं यही सोचता था कि मुझे आईएएस बनना है, आईएएस की तैयारी करना है। उसके पहले मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो उसके पहले मैं यही सोचता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन महज एक इत्तफ़ाक़ है कि हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में टॉप किया। मुझे 3 गोल्ड मेडल्स मिले। उसके बाद से मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ी
और मेरे असातिज़ा थे वो चाहते थे कि मैं उर्दू में एमफिल करूं, पीएचडी करूं, तो हमने एमफिल और पीएचडी की और उसके फ़ौरन बाद एज ए लेक्चरर मेरा तकर्रुर हो गया सत्यवती कॉलेज में। तब से मैं उर्दू की खिदमत कर रहा हूं, बच्चों को पढ़ाता लिखाता हूं। मेरी जो है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा मेरे मज़ामीन अब तक शाये हो चुके हैं और 12 से के लगभग किताबें मेरी पब्लिश्ड हैं। उर्दू के किस फ़न से ज़्यादा दिलचस्पी आपको, अदब, तनक़ीद, शायरी या इसे निगारी? उर्दू में इनफैक्ट शायरी की तनकीद से मुझे ज़्यादा दिलचस्पी है। वैसे मैं तमाम असनाफ पे तनकीदी मज़ामीन लिख चुका हूँ, लेकिन मेरी जो दिलचस्पी है वो शायरी में ज़्यादा है। आप तनकीद करते हैं ज़्यादा शायरी पे, तो किस तनकीद निगार को आप अपने लिए आइडियल मानते हैं या किसको सबसे बड़ा मानते हैं? मैं किसी भी तनकीद निगार को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जिस मौजू पे मैं लिखूँ उसकी शेरियात के मुतालिक मैं पहले जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। इसलिए कि जब तक अगर हम शायरी पे लिख रहे हैं या नावल पे लिख रहे हैं या अफसाने या किसी भी मौजू पे लिख रहे हैं, तो उस मौजू की शेरियात क्या है उसके बारे में अच्छी तरह से मैं जानकारी हासिल करने के बाद ही लिखता हूँ। तो मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, मेरा बिल्कुल अपना। शायरों में किसको आप सबसे बड़ा शायर मानते हैं? अब जो बड़े शायर हैं उनमें हम अल्लामा इकबाल को, गालिब को सबसे बड़े शायर मैं। दोनों में अगर मुवाज़ना किया जाए? दोनों में अगर मुवाज़ना किया जाए तो अल्लामा इकबाल को मैं मानता हूँ कि अल्लामा इकबाल फ़िक्री सतह पे और फ़नी सतह पे भी लाजवाब थे, लेकिन दोनों में मुवाज़ना नहीं किया जा सकता है। गालिब अपने दौर के ट्रेंड सेटर हैं और अल्लामा इकबाल अपने दौर के ट्रेंड सेटर हैं। आज तक जो शुअरा हैं वो गालिब को भी फॉलो करते हैं, इकबाल को भी फॉलो करते हैं। तो दोनों का अलग अलग मिजाज है, अलग अलग उनकी शायरी है और दोनों शायर अपने आप में लाजवाब हैं। कौमी कौंसिल के डायरेक्टर हुए आपको 1 साल का अरसा तकरीबन हो चुका है, तो यहाँ कौमी कौंसिल में पिछले दिनों क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है, तो क्या आपने यहाँ कुछ नया काम किया है? पिछले दिनों क्या हो रहा था ये तो बहुत तफसील तलब गुफ्तगू है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब से मैं डायरेक्टर बना, हमने पहला काम ये किया कि कौंसिल से मुतालिक जितनी बदउनवानी या जिस तरह की बहुत सारी शिकायतें मैं सुनता रहता था, उस तरह की अब कोई शिकायत नहीं है। हमने शफाफियत बरतने की कोशिश की है और जो हमारे स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को बहुत ही ईमानदारी के साथ मैं चारों तरफ नाफिज करना चाहता हूँ और नाफिज करता हूँ। और किसी भी तरह की बदउनवानी या किसी तरह की सिफारिश को भी सामने रख करके मैं कोई काम नहीं करता हूँ। मैं वही काम करता हूँ कि जो कौंसिल के हक़ में हो, जो उर्दू के हक़ में हो, जो उर्दू वालों के हक़ में हो। पहला तो हमने ये काम करने की कोशिश की है। दूसरी बात ये कि हमने ये सोचा, अब तक हमने जो देखा उर्दू कौंसिल के मुतालिक वो ये देखा कि उर्दू कौंसिल में, उर्दू का जो कौंसिल है इसका पूरा अगर कीजिए तो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो उर्दू लैंग्वेज के प्रमोशन से रिलेटेड यहाँ पे अभी तक कोई ख़ास कोशिश नहीं की गई है। सिर्फ उर्दू लिटरेचर के प्रमोशन के मुतालिक सब कुछ किया गया है। मैंने ये कोशिश की कि भाई लिटरेचर का भी प्रमोशन हो, हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं लिटरेचर के, लेकिन मेरा मानना यह है कि लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए भी सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि हमने देखा है कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो उर्दू के आ रहे हैं तालिब इल्म, उनकी सलाहियत में बहुत ज़्यादा कमी है। ये बताइए अकील साहब कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए किस तरह से आप काम कर रहे हैं? एक तरीक़ा वो होता है कि अदीबों की मदद करना या मुशायरा कराना, जो आजकल सबसे ज़्यादा उर्दू प्रमोशन को नाम जाता है, मुशायरा कराना, सेमिनार कराना, शख्सियात पर तकरीबात के इनाक़ाद करना, या आप कुछ दूसरा तरीक़ा अपना रहे हैं जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उर्दू सिखा सकें आप? देखिए, इसके लिए तो हम उर्दू सिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमने दौरा किया बहुत सारे रियासतों का, जिसमें मणिपुर है, झारखंड है। अभी मैं गोवा जा रहा हूँ। गोवा में 6 तारीख को मेरी मुलाकात होने वाली है वहाँ के चीफ़ सेक्रेटरी से। उसी तरह से अंडमान निकोबार के भी चीफ़ सेक्रेटरी से मैंने बातचीत की और
बहुत सारे और भी शिलोंग गया था, वहाँ भी जो सरकारी अफसरान हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत की, और मैंने कोशिश की कि हर स्टेट में कम से कम इब्तदाई लेवल पे उर्दू की तालीम ज़रूर दी जाए, और सरकार उसके लिए वो कुछ बनाए, कुछ मंसूबा बनाए और अपने यहाँ उर्दू पढ़ाने के लिए किताबें मुहैया कराए, और जो असातिज़ा हैं असातिज़ा का भी अपॉइंटमेंट करे। एक तो मेरी कोशिश ये रहती है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों का पहले से एक प्रोग्राम चलता है, हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर हम उर्दू सेंटर देते हैं, पर्शियन सेंटर देते हैं, अरबी का सेंटर देते हैं। इसके अलावा काबा MDTP हमारा एक स्कीम है जो सब कुछ उर्दू में हम सिखाते हैं। उसमें एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप उर्दू सीखिए, इसलिए कि सॉफ्टवेयर हमारा उर्दू में भी है। तो इस तरह से हम उर्दू को चारों तरफ फैला रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में भी पूरे दुनिया के लोग अगर चाहें तो उसमें उर्दू सीख सकते हैं। और इसके अलावा इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी जोड़ने की मेरी पूरी कोशिश हो रही है। हमने ऑलरेडी इस सिमत में काफ़ी काम हो चुका है। हम बहुत जल्द एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके अंदर बड़ी आसानी से कोई भी शख्स उर्दू सीख सकता है, और उसको सिर्फ लिखना भी सीख सकता है, पढ़ने आ जाएगा। अब उर्दू के साथ या किसी भी लैंग्वेज के साथ एक मसला ये है कि लोग पढ़ सकते हैं लेकिन उसको अगर बोल नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं लेकिन सही तरीके से बोल नहीं सकते हैं। तो सही तरीके से कैसे कोई बोले, तो उसके लिए भी हमारी कोशिश जारी है। शेख अकील साहब, ये मुझे बताइए कि आवाम तक उर्दू पहुंचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये सब उर्दू महदूद हो जाती है उर्दू सुनने तक। उर्दू लिखने या पढ़ने वाले अब भी पैदा नहीं हो रहा, या तादाद कम होती जा रही है। इसकी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम कोई भी सेमिनार का इनेकाद करते हैं तो इस सेमिनार के अंदर जो हम प्रोफेसरों को बुलाते हैं या उर्दू के टीचर्स को बुलाते हैं, तो उसमें वही टीचर या वही प्रोफेसर उसमें शरीक होते हैं कि जिनको पेपर पढ़ना है या जिनको नज़ामत करना है या जिनको सदारत करना है। बाकी ऑडियंस के तौर पे या सुनने के लिए सेमिनार में शिरकत करने के लिए कोई भी आना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि तालिब इल्म भी आना नहीं चाहते हैं। तो अब हमने थोड़ा सा सोचा है कि इस रवैये को हम चेंज करेंगे और हम जो है उर्दू के प्रोग्राम्स में इंटरटेनमेंट भी डालेंगे। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि उर्दू अदब जो आपका इदारा हो या दूसरे इदारे हैं, उनका ज़्यादातर जो बजट है ना, वो अदीबों पर जो उर्दू जानने वाले होते हैं उन पर खर्च हो जाता है। उर्दू बुनियादी तौर पर सिखाया कैसे जाए उस पर खर्च नहीं हो पाता है, इसका बजट बहुत कम होता है। इस पर क्यों आप लोग तवज्जो नहीं दे रहे? नहीं, हम लोग तो पूरी तवज्जो देते हैं। मैंने बताया कि 500 से ज़्यादा हमारे उर्दू के सेंटर्स हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और हमारी कोशिश चलती रहती है कि वहाँ पे हर तरह के लोगों को, बूढ़ों को भी, बच्चों को भी, औरतों को भी, मर्दों को भी उर्दू सिखाया जाए। उर्दू में रोज़गार नहीं है, इस वजह से भी लोग उर्दू नहीं सीखना चाहते हैं। तो रोज़गार उर्दू वालों को कैसे दिया जाए, इस हवाले से कोई आपकी कोशिश हो रही है हुकूमत से बातचीत करना या कोई और जो तरीक़े हो? ये इस लेवल पे हम ये ज़रूर करते हैं कि जैसे मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं उर्दू वालों के लिए, वहाँ नौकरियां आसानी से मिल जाती हैं। तो हम तरबियती कैंप करते हैं। जैसे कि हम अभी कोशिश में लगे हुए हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैं करना चाहता था लेकिन वहाँ के कुछ हालात ऐसे हो गए कि हमने वो तरबियती कैंप 5 दिन का अभी तक किया नहीं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में शायद फरवरी या मार्च में हम वो ज़रूर करेंगे। लेकिन एक शारदा यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मेरी बातचीत चल रही है और हम जल्द ही पत्रकारों के लिए एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जो नामानिगार होते हैं उन लोगों के लिए प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और इससे ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। उनके अंदर एक तहरीक पैदा होगी कि हम अच्छी से अच्छी रिपोर्टिंग किस तरह से करें। ये एक मुस्तकिल इदारा है अलग से, लेकिन अभी ये ख़बर है कि जो बीजेपी सरकार है बहुत सारे इदारों पर अपनी मनमानी चलाती है। इदारे उनके मातहत होकर काम करते हैं, हालांकि ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं है। तो आप पर सरकार का कितना दबाव रहता है कि इस पॉलिसी के तहत काम करना है? मेरे ऊपर सरकार का ये दबाव है कि मैं ईमानदारी से काम करूं और इस इदारे को में जो हमारा बजट है वो उन लोगों के ऊपर खर्च करूं जो इसके मुस्तहक हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे मंत्री या हमारे बीजेपी का कोई लीडर, कोई बड़ा लीडर या कोई मंत्री या कोई एमपी
हमारे किसी प्रोग्राम में आ करके उसको हाईजैक करने की कोशिश करता हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत या मोदी गवर्नमेंट के पिछले 5 सालों में मुझे जो बजट मिला था वो 316 करोड़ मिला था, जबकि उससे पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उनके आखिरी 5 साल में हमें जो पैसे मिले थे वो 146 करोड़ मिले थे। तो अब कहाँ 146 करोड़ और कहाँ 316 करोड़, आप देखिए कितना फ़र्क है। पिछले दिन एक ये भी खबर आई थी, 1 साल बाद पुरानी हो गई, कि सरकार कुछ इदारों को जम करना चाहती है, उसमें एनसीपीयूएल का भी नाम था कि इसको भी किसी के तहत किया जाएगा। तो ये खबर अफवाह थी या ऐसा जो मंसूबा था सरकार का उसको उसने ख़त्म कर दिया है? सरकार का ऐसा कोई मंसूबा नहीं था। सरकार हमेशा कोशिश करती रहती है कि जितने उनके इंस्टीट्यूशंस हों उसके इंस्टीट्यूशंस को बेहतर से बेहतर चलाने के लिए क्या क्या तरकीब हम कर सकते हैं। तो इस तरकीब के तहत अगर किसी मिनिस्ट्री में किसी ने सोचा हो कि हम किसी यूनिवर्सिटी के साथ जम कर दें तो सोचा होगा। जब से मैं आया मेरे सामने इस तरह की कोई प्रपोज़ल नहीं आई, बल्कि एक प्रपोज़ल ज़रूर मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी की जो माइनॉरिटी अफेयर्स से एक डिमांड गया था प्राइम मिनिस्टर के पास कि एनसीपीयूएल को हमारे अंडर में दिया जाए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के तरफ से ये बताया गया कि ये एनसीपीयूएल किसी ख़ास या उर्दू ज़बान जो है वो किसी मखसूस किसी ख़ास कम्युनिटी का नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है और इसमें जो स्कीम्स चलते हैं वो पूरे हिंदुस्तानियों के लिए चलते हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं चलते हैं। इसलिए इसको माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री में जम करना मुनासिब नहीं। तो अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ MHRD के अंदर पहले भी था, अभी भी है, और सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी या किसी दूसरे सरकारी इदारे के साथ एनसीपीयूएल को जम कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आखिरी में हमारा सवाल होगा कि एनसीपीयूएल का जो भी कुछ काम होता है, जो मैगज़ीन शाये होती है या जो किताबें शाये होती है, उसको अब तफसील से हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। हमारे यहाँ से 4 मैगज़ीन्स छपती हैं, जिसमें से 3 मैगज़ीन्स वो है मंथली है और 1 सेमाही है। 3 महीने पे एक मैगज़ीन छपती है। जो मंथली मैगज़ीन में जो सबसे ज़्यादा छपने वाली मैगज़ीन है, जिसकी जो कोई 50 से 60 हज़ार मैगज़ीन हर महीने छपती है, वो है बच्चों की दुनिया। और हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों की दुनिया हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँचे और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ने वाले गार्जियन और जहाँ जहाँ उर्दू के स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में वो मैगज़ीन्स पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है उर्दू को सीखें, उर्दू तहज़ीब को सीखें और उर्दू ज़बान के ज़रिए हिंदुस्तान को भी समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। इसके अलावा जो मेरा दूसरा रिसाला है वो है ख़वातीन की दुनिया। मेरा मानना यह है कि अगर ख़वातीन को एजुकेट कर दिया जाए तो उनके बच्चे ऑटोमेटिकली एजुकेट हो जाएंगे। तो चूँकि उर्दू में है ये हमारी किताबें, ये हमारे रिसाले, तो अगर ख़वातीन की दुनिया अगर ख़वातीन तक हम सही तरीके से पहुंचाते हैं तो वो भी एजुकेट होंगी, वो भी उर्दू सीखेंगी, जानेंगी। उर्दू के तई उनकी अगर दिलचस्पी पैदा होगी तो वो अपने बच्चों के अंदर भी उर्दू के लिए दिलचस्पी पैदा करा सकती हैं। तो 2 ये मैगज़ीन है। आम लोगों के लिए हमारी एक मैगज़ीन है जो है उर्दू दुनिया। तो उर्दू दुनिया में उर्दू की तमाम ख़बरों के साथ साथ तमाम लोगों के मज़ामीन भी छपते हैं। ये भी बहुत पॉपुलर मैगज़ीन है और हिंदुस्तान के कोने कोने में ये मैगज़ीन जाता है। और आखिरी जो मैगज़ीन है वो है फ़िक्र व तहक़ीक़। ये रिसर्च ओरिएंटेड है। इसमें रिसर्च से रिलेटेड जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उन पेपर्स को हम पब्लिश करते हैं और ये उन लोगों के लिए कारआमद है जो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं या रिसर्चर्स हैं, उनके लिए वो बहुत मुफीद है। ये 4 मैगज़ीन्स हैं जो हम पब्लिश करते हैं और ये चारों मैगज़ीन्स हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी बेहद मकबूलियत है। और ये बात बताइए आखिर में कि उर्दू का जो रस्मुल ख़त है, उर्दू की जो शनाख्त पहचान है वो रस्मुल ख़त की वजह से, वरना हिंदी उर्दू बोलने में एक जैसी है। हालिया दिनों में उर्दू के रस्मुल ख़त को ख़त्म किया जा रहा है और रोमन इंग्लिश में उसको लाया जा रहा है। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन इस पर मुस्तकिल पाबंदी के साथ काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है, इससे उर्दू की शनाख्त को ख़तरा है या उर्दू का फ़रोग़ हो रहा है ज़्यादा? देखिए, ऐसा है कि उर्दू रस्मुल ख़त को ख़त्म करने की बात कोई भी नहीं कर रहा है।
मुख्तलिफ़ कॉर्नर से ये ख़बरें आ रही हैं या डिमांड आ रहा है कि उर्दू रस्मुल ख़त के अलावा उसको रोमन में भी उर्दू के चीज़ों को लिखा जाए। तो वो इस बात की दलील है कि उर्दू पूरी दुनिया के अंदर मशहूर व मकबूल हो रही है कि जो शख्स उर्दू रस्मुल ख़त को नहीं जानता है वो ये चाहता है कि वो जिस लैंग्वेज को वो जानता है उस लैंग्वेज के अंदर उर्दू को लिखा जाए। जैसे कि हिंदी वाले चाहते हैं कि उर्दू को हिंदी में लिखा जाए, अंग्रेज़ी वाले ये चाहते हैं कि उसको अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट में उर्दू को लिखा जाए। तो हकीकत यह है कि ये उर्दू की मकबूलियत की सबूत है कि उर्दू का फ़रोग़ हो रहा है, इससे उर्दू का फ़रोग़ हो रहा है। तो उर्दू रस्मुल ख़त कैसे फ़रोग़ हो रहा है? तो आप थे डॉक्टर शेख अकील अहमद, NCPUL के डायरेक्टर हैं, अदीब हैं, तनक़ीद निगार हैं। इनसे हमने ख़ास बातचीत की और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, अपने सफ़र के बारे में बताया और NCPUL से क्या क्या काम हो रहा है उर्दू के प्रमोशन के लिए उसके बारे में बताया। तो बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने के लिए, और आपकी इस बारे में कुछ आ रहा है, कुछ ख्याल है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी आपसे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।